नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससीसी के द्वारा आयोजित एलडीसी परीक्षा जो 2005 में हुई थी, इसके ही प्रीलिम्स का हम लोगों ने पिछले सेट में देखा था। एलडीसी के मुख्य परीक्षा का आज हम लोग जीएस सेक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले सेशंस में अब तक जितने प्रश्न मैंने आपके साथ बनाए हैं उनके एक्सप्लेनेशन आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी मदद कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है मंदाकिनी के नाम से, अलकनंदा के नाम से, हुगली के नाम से या भागीरथी के नाम से? मैं ठीक ठाक रिकॉल कर पा रहा हूं कि गंगा रिवर सिस्टम से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। गंगा रिवर से बहुत सारे सवाल बनते हैं। यह जो सवाल है, पहले इसका उत्तर ले लेते हैं। इसका जवाब है अलकनंदा। अलकनंदा। जरा देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम को थोड़ा डिटेल्स में मैपिंग से। हमारे सामने गंगा रिवर सिस्टम का मैप है, देखते हैं। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री नामक हिम नद से निकलती है, यह बात तो सबको पता ही है। अब आप देखेंगे गंगा नदी अपनी शुरुआत में पंच प्रयाग, जो देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, इन पांचों प्रयागों के मिलने से एक नाम बनी जिसका नाम है अलकनंदा। और ये अलग अलग जगहों पर है ना। और ये आगे जाकर गंगा बनती है और मैदानी एरिया में सबसे पहले ये उत्तराखंड और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की ये सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर है। इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। इसके आसपास बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। ये इंडो गैंगटिक प्लेन का ये जो हिस्सा है, गंगा नदी का मैदान, वो भारत के सबसे पॉपुलस, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला एरिया है। तो आप बीएसएससी की परीक्षा में जा रहे हैं तो गंगा नदी तंत्र जो है उसे आप बेहतर ढंग से करके जाएं। यहां से अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? ठीक है, देखिए हमारे सामने विकल्प है दामोदर घाटी परियोजना, हीरा नागार्जुन सागर। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि राउरकेला स्टील प्लांट जहां कहीं भी आ, आ, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट होता है तो वहां से जो एनर्जी प्राप्त करने की जो सुविधा होती है अपने नजदीकी जगह से होती है। राउरकेला से सबसे नजदीकी हीराकुंड बांध परियोजना है। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में मैं बता दूं कि ये जर्मनी की सहायता से 1959 में जर्मनी की सहायता से 1959 में बनाया गया था, है ना। उड़ीसा में ये स्थित है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत अन्य बातें प्रश्न के उत्तर के साथ साथ हमें जानना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय एकक क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं? इसका अंग्रेजी नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, खास करके ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं ऐसे बता दूं, सेलेस्टियल यानी जो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। ऐसे जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष में नापते हैं। बीपीएससी में कितनी दफा सवाल पूछा जा चुका है। प्रकाश यूनिट लाइट ईयर या फिर पार्सेक शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, पार्सेक भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और मैं बताऊं कि एक
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 150 मिलियन किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि कोर का गलन बिंदु अत्यधिक है, कोर गैसों से भरा हुआ है, केंद्र प्रति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, कोर उष्मा के प्रति अप्रवेश होता है। सवाल पहले आपको समझना है। सवाल आपसे ये पूछा गया कि ये जो पृथ्वी है इसके मध्य भाग में इसका जो कोर है उसका तापमान बहुत ज्यादा है। इस तापमान ज्यादा होने के बावजूद, इसके तापमान के ज्यादा होने के बावजूद पिघली हुई अवस्था में इसका आंतरिक कोर नहीं रहता है। क्यों? तो इसका कारण है केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, यानी कि तापमान ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर जो है लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दाब भी बहुत ज्यादा रहता है, जिससे यहाँ के जो चट्टान होते हैं, पृथ्वी के कोर में जो चट्टान होते हैं वो बहुत ज्यादा उनका जो गलन बिंदु होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो ज्यादा तापमान का असर उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति से सवाल पूछा है। बिहार में जगदीशपुर, आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह, ग्वालियर झांसी से झांसी की रानी, कानपुर से सवाल पूछा, लखनऊ से बेगम हजरत महल, अलग अलग नाम है। कानपुर से जो है वो नाना साहब थे। कानपुर से कौन थे? नाना साहब थे। कानपुर से नाना साहब थे। इनका मुख्य नाम जो था, असली नाम धोंधू पंत भी था, धोंधू पंत, है ना, ठीक है। और ये पेशवा थे, मराठा के 14वें पेशवा थे, 14वें पेशवा थे, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेइनसांग ने भारत भ्रमण किया था। वेइनसांग ने हर्षवर्धन के समय में, वेइनसांग ने हर्षवर्धन के समय में भारत का भ्रमण किया था, वर्धन काल, है ना। और इनकी जो एक किताब है उसका नाम है सी यू की, ठीक है। और वेइनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ये भी सवाल कितनी दफा पूछा है, यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। चलिए, वेइनसांग से जुड़ा हुआ सवाल, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म पर बहुत सारी बातें लिखी थी। चलते हैं अगले प्रश्न। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, देखिए एक किताब थी वीडी सावरकर की, 1857 की जो विद्रोह हुए थे उस पर वीडी सावरकर की एक किताब है। उन्होंने उस किताब का नाम रखा था 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इससे ही एक आइडिया निकला कि प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 को मानी गई। सवाल ये पूछा कि कहां लड़ी गई सबसे पहली लड़ाई, तो आपको पता ही होगा कि सिपाही विद्रोह या 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। और फिर ये धीरे धीरे हर जगह फैलना शुरू हो गया, ठीक है। तो उत्तर यही होगा, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया। तो 1857 की क्रांति से ये दूसरा सवाल पूछ लिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस अवधि में पांचवी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का सबसे पहले टाइमलाइन आपको याद करना है। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, उनके उद्देश्य पता होना चाहिए, उनके जो मॉडल हैं वो किसके द्वारा प्रतिपादित हैं वो पता होना चाहिए। ये सवाल के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो हमें ये समझना है पंचवर्षीय योजना, तो 1974 में ये शुरू किया गया था और 1979 में ये क्या होना चाहिए था? पूरा होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या था? इसी दौरान आपको पता होगा कि इमरजेंसी आया,
और इमरजेंसी के हटने के बाद जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता दल की जो सरकार है, वो सरकार में आई। तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई थी कांग्रेस के रिजीम में, वो पूर्णतः लागू नहीं की गई, बल्कि उसे 78 में ही हटा लिया गया। तो 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक, जो कि ये टाइमलाइन होना चाहिए था, वो लागू नहीं हो सका। इन 1979 78 79 का जो वित्तीय वर्ष था, उसमें ये चौथी पंचवर्षीय योजना का आखिर वर्ष लागू नहीं हुआ। यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना थोड़ी यूनिक थी, इसमें 4 साल ही इस्तेमाल किए गए थे, 4 वर्ष। ठीक है, ये थोड़ा अलग था, ये जानना चाहिए। आगे चलते हैं। एशिया के देशों में किस देश को सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो देखो, सर्वप्रथम औद्योगिकरण जो है वो एशिया में जापान का हुआ था। भारत में 1850 में हुआ था, और यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग लगाए गए, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग भारत में सबसे पहले हुआ था। और यूं तो जापान में हुआ था। जापान को भारत का पूरब का देश माना गया, सूर्योदय का देश माना गया, सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होता है, इसीलिए माना। ठीक है, यहाँ पर ही सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा जो है, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार, जो पहली दफा आईएनसी के स्प्लिट होने के बाद आईएनसीओ और आईएनसीआर के रूप में आगे जब बढ़ रही थी, तो जो इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इसी इसी चुनाव के बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम और आप कह सकते हो कि प्रीवी पर्स, ये सब चीजों को हटाने की बात की। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए। प्रश्न क्या कहा? प्रश्न ने कहा कि जो आज 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? तो जो आज आप 7 महाद्वीप जो देख पा रहे हैं, वो पहले एक ही द्वीप हुआ करता था। धीरे धीरे ये 7 महाद्वीप में बढ़े, और ये लगातार जो है वो आगे बढ़ ही रहा है। तो एक 1912 में एक सिद्धांत आया था, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और उस सिद्धांत का नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, है ना। और यही सिद्धांत है जिससे ये माना गया कि हमारे 7 महाद्वीप बने हैं, और जो इसमें परिवर्तन आ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है, वो इन्हीं की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? सफेद हाथियों की भूमि, सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को माना जाता है। आपको मैं बताऊं कि सफेद जो है, भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार इंद्र के हाथी ऐरावत को कहा जाता था, ऐरावत। इंद्र की हाथी को क्या कहा जाता था? ऐरावत। ठीक है, जो सफेद था। तो अभी भी एक सिंबल ऑफ प्यूरिटी, सिंबल ऑफ पावर, डिवाइन को सफेद हाथी से हम डिनोट करते हैं। चलते हैं। भारत एवं अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम दूरी की सीमा है, जो अभी वर्तमान में पीओके का जो हिस्सा है वहां पर है। और उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत के साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं,
उन सभी पड़ोसी देश के बेसिक्स आप जरूर जानें। वो सबसे ज्यादा कितनी लंबाई है सबकी ये जान जाइए। ये जितने भी देश हैं उनके राज प्रमुख कौन है, इनकी राजधानी क्या है, संसद का नाम क्या है, इनकी करेंसी क्या है, ये सवाल के रूप में आएगा। बीएससीसी ने स्पष्ट रूप से सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो माउंट आबू जो है वो जैन मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। माउंट आबू जैन मंदिर के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक नेमीनाथ, नेमीनाथ, और आपको मैं बताऊं दिलवाड़ा का जैन मंदिर की स्थिति यहां पर है। दिलवाड़ा की जैन मंदिर तो जैन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जैन और बुद्ध को बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ के जाए, खास करके बिहार की परीक्षा है तो महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ सब पढ़ के जाए। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी है, बिहार में जो महावीर से जुड़े हुए स्थल हैं उनको जरूर करके जाना चाहिए। पावापुरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे की यात्री डिब्बे में निर्मित होते हैं कहां पर? चेन्नई में होते हैं। बिहार में भी शुरू हुआ था, छपरा के पास बेला एक जगह है, वहां इंजन बनता है, तो चेन्नई में ये है। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ईस्वी में जोर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर, निजी क्षेत्र के महत्व पर, सार्वजनिक एवं विदेशी क्षेत्र के महत्व पर, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य अन्योन्याश्रित आश्रित पर। तो देखिए 1956 भारत में जो 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसी में एलपीजी रिफॉर्म किया गया था। एलपीजी रिफॉर्म उसके पहले 1956 में जो आया था उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर उसको ही मजबूत करने की बात की गई थी। ठीक है, चलिए पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक पखवाड़े। भारत में माफ कीजिएगा, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक पखवाड़े, 6 माह पर वर्ष में। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट, तो ऐसा जो रिपोर्ट है वो साल भर में एक बार आता है। इससे जुड़ा हुआ एक दो सवाल है, उसको समझ लिया। एक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूछता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 2 महीने पे आती है, बाई मंथली आता है 2 महीने पर। वो एक सवाल हो गया, है ना। और वार्षिक रिपोर्ट जो है वो वर्ष भर पर आता है। इसे बजट के तुरंत पहले सर्वे के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से अनियोजित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक विचार भाव के कारण, खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण, अपर्याप्त कृषिगत योजना के कारण। तो भारत में कृषि के बहुत सारे भारत में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उनके पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें सबसे जो प्रमुख एक मान लिया जाए तो खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण ऐसा होता है। आप एनसीईआरटी जब देखेंगे तो एनसीईआरटी में एक बुक है 11th में इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आजादी के समय भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और उसके बाद कैसे आगे बढ़ा, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर लूप होल्स थे, भारत में जो गरीबी की व्यापकता थी, उसकी एक अपनी पृष्ठभूमि है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण भारतीय इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित रहा है। अगला, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? सीमा शुल्क से, आयकर से, उत्पाद शुल्क से या निगम कर से? तो सही जवाब है जो टैक्स निगम कलेक्ट करता है वहां से सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है। ठीक है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? उस समय 2005 में पूछा गया था, अभी वर्तमान के लिहाज से आपको करके जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, जो कनिष्क के जमाने में थे, तो अश्वघोष इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आपको मैं बताऊं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है ना, भागलपुर में, ठीक है। और ये जो था पाल शासकों के द्वारा था। पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल ने ये स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया कन्नौज के राठौर के द्वारा, बादामी के चालुक्यों के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुंदेलखंड का एरिया है ये, वहां के जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा 950 ईस्वी के आसपास यहाँ पर किया गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आईक्यू बेस्ड है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो यही हमारे साथ व्यापार करने वाले भी रहे। पुर्तगालियों के साथ तो एक यूनिक बात ये भी रही कि ये सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए, तो डी नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, हमारे यहाँ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी संख्या 11 है ना। प्रश्न यह पूछा कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं किसी भी तरीके, सामाजिक स्वीकृति है, नैतिक स्वीकृति है, राजनीतिक स्वीकृति, विधिक स्वीकृति नहीं। विधिक स्वीकृति का मतलब है कि आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कहा कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी यू कैन। तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तो प्रत्यक्षता संबंधित है, राज्य के डीपीएसपी है ना, तो ये आपको डीपीएसपी से सवाल पूछा गया, तो राज्य की नीति निर्देशक प्रत्यक्षता संबंधित है किसमें? प्रस्तावना से राज्य की नीति निर्देशक संबंधित है। इसका मतलब यह होता है कि हम एक ऐसी उम्मीद करते हैं किसी भी स्टेट से कि जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेट क्राफ्ट सहजता के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? हाँ, जब ऐसा प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा हो सकता है, तो बी नंबर इसका उत्तर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। राज्यसभा के अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। राज्यसभा की बैठक के तहत लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है ना। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है तो राज्यसभा का संचालन कोई अन्य व्यक्ति करता है ना, राज्यसभा का दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण है? भारतीय न्यायपालिका वो स्वतंत्र मुक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जा सकता है कि संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, पहला होगा। ये विलक्षण नहीं है तो ये ठीक है, ये तो है, यह स्वतंत्र मुक्त होता है। संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, ये एकल संविधान है, सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, ये नहीं, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था नहीं है, संसद है, बाकी सब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 31 का डी आंसर होगा। वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है, वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, केंद्र राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया गया है। वित्त आयोग पर है, लेकिन ये दोनों को ध्यान में रखता है, वित्त आयोग पर है, सी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होते हैं? संबंधित ग्रामों के परिवार के मुखियागण, ग्रामों के परिवारों के मुखियागण, ठीक है।
संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। क्या ऐसा होता है कि गांव में जो आपके घर के मुख्य होते हैं वही चुनते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं होती है। जिसकी भी उम्र वोट के लायक है, 18 वर्ष और उससे ऊपर है ना, वो क्या करेगा? वोट देगा। तो संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता जो है वो ग्राम सभा की सदस्य बन सकते हैं। तो यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है किसका? सरकार का, व्यक्तिगत मतदाताओं का, निर्वाचन आयोग का काम है ये। निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, चलिए अगला है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कहानी, जानवरों की कहानी हम लोग सब जानते ही हैं, बहुत दफा ये सवाल पूछा है। भारत के संघ में 36वें 1975 में, 1975 में हुआ था, 36वें संविधान संशोधन से, है ना। भारत का संघ उन राज्यों को समाहित करता है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों में संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया है। केंद्रीय स्तर सी नंबर होगा। भारत के संघ में सिर्फ राज्य नहीं है बल्कि संघ शासित प्रदेश भी हैं। आगे बढ़ते हैं। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसमें किन किन चीजों की स्वतंत्रता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारियों में निरुद्ध से बचाव है, बिल्कुल है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जीवन एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। विवेक की स्वतंत्रता, ये बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। डी नंबर विकल्प इसका उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए रचनात्मक उद्देश्य के लिए, शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन, अहिंसक और शांतिपूर्ण। शांतिपूर्ण और शस्त्र विहीन होनी चाहिए। ठीक है, तो बुनियादी बात यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती। राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय में वापस ली जा सकती है, ऐसा तो एक बार हुआ ही है। इनमें से कौन? कोई नहीं। तो देखिए, केवल विधि, कितनी दफा ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम किसी की फंडामेंटल राइट को भी वापस ले सकते हैं। तो केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ए नंबर विकल्प इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये करंट अफेयर से संबंध है, इसको अभी प्रेजेंट से जोड़कर देखना चाहिए, उस समय के लिहाज से कुछ और होगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसको 2021 में। इसका विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? विश्व खाद्य रोम में होना चाहिए था, रोम में है, जो वर्तमान इटली, रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड? गोवा में ऐसा है, अब तक यही एक राज्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार प्रयास भी कर रही है कि हर जगह पे सब कोई के लिए एक समान कानून लागू। एथेंस ओलंपिक 2004 कॉमन एरियर्स, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, अभी के परिप्रेक्ष्य में ये उत्तर अलग होगा। नौसेना के नियुक्त, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसका भी कोई विशेष नहीं। भारत में प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि क्या है? जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री सबसे बड़े दल का नेता नहीं, लोकसभा में बड़े दल के नेता होने से मतलब नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रपति के निर्देश पर, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा की विश्वास प्राप्त, हाँ ये है। ठीक है, जब तक लोकसभा में विश्वास है, जब तक इनके पास मेंबर्स नंबर है, तब तक ये रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। बहुत आसान आसान सवाल पूछे गए हैं कहीं कहीं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा। अब यहाँ पर बड़ा अजीब विकल्प है, देखिए, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिपरिषद ही कहते हैं, पता नहीं इस तरीके के विकल्प क्यों दिए जाते हैं, है ना। कैबिनेट के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है। धन विधेयक
वित्त विधेयक केवल एक सामान्य विधेयक है। वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। विधेयक को राज्यसभा के द्वारा ठीक है, समझ लेते हैं। धन विधेयक के बारे में मैंने बताया था, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। सिर्फ लोकसभा राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष बता सकते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार ये गिर भी सकती है। राज्यसभा में 14 दिन तक ये रह सकता है। वित्त विधेयक का क्या है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं। जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, 14 दिन के बाद मान लिया जाता है कि वो पारित है। तो सी नंबर इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधित है लोक लेखा समिति से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से, पीएसी। तो कुल मिलाकर ये एलडीसी 2005 की जो मेंस परीक्षा थी उसका ये डिस्कशन था। मैं उत्तर यहाँ पर अधिकतर बताते हुए आगे बढ़ा। बहुत दफा इन प्रश्नों का दोहराव है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को देखकर आपको एक लगा होगा कि तैयारी कैसी करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ कुछ प्रश्न जो हैं वो बेहतर थे, पॉलिटी से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दिया गया था। धन्यवाद।